भारत माता की। ये इतने दूर दूर लोग जो हैं उनको सुनाई देता है, वो जो दूर खड़े उनको भी। क्या बात है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे पुराने मित्र श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार, भाइयों और बहनों, आत्मीय सहोदर सहोदरी, इष्टु बहुसंख्य जना बिस्लेली बंदिजो तमेगे अभिनंदन। बंधु भगिनी येवड्या उन्हात या सभेला आलेल्या माझ्या बेळगावच्या नागरिकांचे मी अभिनंदन करतो। सर्वांना माझा नमस्कार। बेळगाव की यह धरती समाज सुधाकर, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में शताब्दियों तक हमारा मार्गदर्शन किया है। ऐसे बसवन्ना जी की एक पवित्र धरती है। ये धरती रानी चिन्नम्मा जी की धरती है। ये धरती संगोली रायणा जी की धरती है। इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और सभी भाग्यशाली भाइयों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बेळगाव मेरे लिए नया नहीं है और न ही कर्नाटक मेरे लिए नया है। '91, '92 में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर आतंकवादियों के ललकार को ललकार करने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जब तिरंगा झंडा लेकर के चला था, कर्नाटक में कई दिनों तक मैंने भ्रमण किया था और जहां रात को 8 बजे पहुंचना चाहिए, वहां रात को 2 बजे पहुंचता था। मेरा सारा हिसाब गड़बड़ा गया था उस समय और कारण ये था, यहां पर उस समय जो रोड की हालत थी, रास्तों की दशा थी, 20-25 से अधिक स्पीड से हमारी यात्रा हम नहीं चला पाते थे। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभिनंदन देता हूं कि पूरे कर्नाटक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो उत्तम काम यहां की सरकार ने किया है, इसके लिए मैं जगदीश जी के नेतृत्व को, उनकी सरकार को लाख लाख अभिनंदन देता हूं।
भाइयों बहनों, मैं कुछ समय पहले जब बेलगांव आया था पिछले चुनाव में, यहां पत्रकार मित्र बैठे होंगे, उस समय मैंने बड़ी चिंता जताई थी। यहां जो भी लोग मुझे मिलते थे पानी के संकट की चर्चा करते थे। यहां कुछ तहसील तो ऐसे थे कि जहां एक तहसील को 4-4 हजार टैंकर पानी पहुंचाने के लिए उपयोग लाने पड़ते थे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से यहां की पानी की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि गांवों तक पानी भी पहुंचाया है और किसानों को ड्रिप इरिगेशन के विषय में समझा करके ड्रिप इरिगेशन में जोड़ने के कारण पानी बचाने के काम में भी यहां के किसानों ने बहुत बड़ी मदद की है और उसके कारण यहां की पूरी तस्वीर बदल रही है। एक पुरानी मान्यता थी कि शुगर केन की जहां खेती होती है वहां माइक्रो इरिगेशन नहीं चलता है। भाइयों बहनों, गुजरात ने सिद्ध कर दिया कि माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से भी शुगर केन की अच्छी खेती हो सकती है, अच्छी क्वालिटी की खेती हो सकती है। और आज मुझे खुशी है कि बेलगांव के इस पूरे बेल्ट में शुगर केन से जुड़े हुए हमारे किसानों ने माइक्रो इरिगेशन के इस प्रयास को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर्नाटक आए थे। आप लोग कम से कम भाग्यशाली हैं क्योंकि वो आकर के बोले तो थे। दिल्ली में बेचारे कुछ नहीं बोल पाते, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए दिल्ली में बोलना। ये तो दिल्ली से बाहर निकले तब जाकर के मुंह खोल पाए। क्या हालत करके रखी है प्रधानमंत्री की इन लोगों ने। ऐसी घेराबंदी की है, ऐसा कब्जा जमा करके बैठे हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली में पूरी तरह मौन होते हैं। और उस अर्थ में अच्छी बात थी कि कम से कम कर्नाटक आकर के बोले तो सही। अब बोलना तो उनको वही पड़ेगा जो लुक करके दिया जाता है। उसी बात के आधार पर उनको चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने यहां आकर के किस मुंह से बिजली के मुद्दे की चर्चा उठाई, मैं जरा पूछना चाहता हूं। आज पूरा देश बिजली के संकट से गुजर रहा है। किसका कारण, किसका पाप है ये आपकी सरकारों का पाप है, जिसने कभी अंदाज नहीं लगाया कि आने वाले दिनों में देश में बिजली की खपत कितनी होने वाली है, किसानों को बिजली देने की जरूरत कितनी होने वाली है। इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी तो प्रायोरिटी थी बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाओ, हवाई जहाज उड़ाओ, बड़ी बड़ी हस्तियों की सेवा करो। आपकी सरकार की यही प्रायोरिटी थी और इसलिए बिजली के कारखाने लगाने में आपने कोताही बरती। इतना ही नहीं, देश को अंधेरे में डुबाने का पाप किसके समय हुआ?
सारा विश्व जब कहता है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, चारों तरफ ये चर्चा है, उस समय 2 दिन तक पूरा नॉर्थ इंडिया अंधेरे में डूब चुका था। अस्पताल में ऑपरेशन अटक गए थे। बिजली से चलने वाली रेल के ट्रैक पर गाड़ियां खड़ी हो गई थी, बच्चे रो रहे थे, पीने को पानी तक उपलब्ध नहीं था। 2 दिन तक इस देश की 70 करोड़ जनता अंधेरे में डूब चुकी थी। प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है, कौन गुनहगार थे जिन्होंने ये देश को हालत किया था? अरे आप उसका जवाब तक खोज नहीं पाए हो। और इतना ही नहीं, उस समय जो पावर मिनिस्टर थे, जिनके रहते हुए देश अंधेरे में डूब गया था, आपने रातों रात उसका प्रमोशन करके हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बना दिया था। जो बिजली में विफल हो गया, उसके हाथ में आपने बंदूक पकड़ा दी। क्या सोच है आपकी? और उसके कारण हुआ क्या है? सुरक्षा के क्षेत्र में भी अनेक नए संकट खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के जो नेता यहां आकर के भाषण किया है, और वो मेहरबान मिस्टर गोल्डन स्पून ये आकर के कह रहे हैं यहां तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो क्या आपके यहां भ्रष्टाचार ये शिष्टाचार है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, जब इस देश के लोग काला धन हिंदुस्तान वापस लाने के लिए मांग करते हैं, तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार को उसका विरोध करने का कारण क्या है? किसका धन विदेशों में बचाने के लिए ये दिल्ली की सरकार लगी हुई है? क्या कारण है कि आप काला धन हिंदुस्तान में वापस लाने का निर्णय तक करने को तैयार नहीं है? क्या कारण है? कारण यही है, जिन लोगों ने काला धन विदेशी बैंकों में रखा है, उनको आप बचाना चाहते हैं, और इसलिए आप निर्णय नहीं कर रहे। भाइयों बहनों, एक के बाद एक घोटाले, यहां पर भ्रष्टाचार की बात करते समय जरा अपना चेहरा दर्पण में देखो तो सही। और आप कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कौन सा मेडल लेके आए हो, सारा देश जानता है। आप कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हिंदुस्तान के रुपये लुटा दिए, इतना नहीं, आपने हिंदुस्तान की इज्जत भी लुटा दी थी। देश की इज्जत को पान मिट्टी में मिलाने का काम कॉमनवेल्थ गेम में आपकी पार्टी और आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार करके किया था। और आप यहां पर आकर के कर्नाटक की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हो। और मैडम सोनिया जी, आपने आकर के यहां सवाल पूछा कि कर्नाटक की सरकार को 80,000 करोड़ रुपया दिया, जरा उसका हिसाब मांगो। मैडम, कर्नाटक की जनता को जो पैसा दिया है, वो पैसा कांग्रेस वाले आप गा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये रुपया आपने कर्नाटक को दहेज में दिया है क्या? क्या ये वरदक्षिणी है क्या? ये डॉवरी दी है क्या? अरे मैं आपसे जवाब मांगता हूं, कर्नाटक की जनता जवाब मांगती है। यहां के लोगों ने टैक्स के रूप में दिल्ली की तिजोरी में लाखों करोड़ रुपया जमा कराया है। कर्नाटक की जनता ने, जरा पहले जवाब दो,
कर्नाटक की जनता ने आपको जो टैक्स दिया है उन रुपयों का पहले हिसाब दो। और मैडम सोनिया जी, ये दिल्ली में इतनी बड़ी सरकार है, सोई हुई है क्या? क्या रुपये देने के बाद आप हिसाब नहीं लेते क्या? क्या आपको पता नहीं होता है वो खर्च कहां होता है? पाई पाई का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है और आपकी दिल्ली के दरबार में एक एक पाई का हिसाब पड़ा हुआ है, जरा जाकर के देख लीजिए। लेकिन आपकी देखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि संभावना है कि दिया होगा 80,000 करोड़ और दिल्ली से निकाला होगा 2 लाख करोड़। जवाब दो, वो जो निकाला हुआ कहां पहुंचा उसका जवाब दो। और मिस्टर गोल्डन स्पून, आपने कहा, भ्रष्टाचार की बात कही, मैं आपके पिताजी की बात याद कराना चाहता हूं। आपके पिताजी ने कहा था, और तब हिंदुस्तान में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक पूरे देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी राज करती थी। विरोध पक्ष खत्म हो चुका था, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस का जमाना था। उस समय आपके पिताजी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये 85 पैसे कौन मारता था? ये वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे चुरा लेता था? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। और जो बात राजीव गांधी करके गए थे, आज भी कांग्रेस के कारोबार में वही कारनामे चल रहे हैं और आप हिसाब हमारा मांग रहे हो। भाइयों बहनों, इस देश के अंदर अंधेरा लाने का अगर कोई एक गुनहगार कोई है तो दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान कांग्रेस की सरकार है। कोई मुझे कहे, भैया क्या कोयले के बिना बिजली निकल सकती है? क्या गैस के बिना निकल सकती है? फ्यूल के बिना निकल सकती है? आज हिंदुस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत वाले कारखाने बंद पड़े हैं। अकेले मेरे गुजरात में 2,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली के कारखाने बिजली पैदा नहीं कर पा रहे। क्यों? कारण यही है कि आपकी सरकार का पॉलिसी पैरालिसिस है। लकवा मार गया है आपकी सरकार को और आपकी सरकार की सोच को, और उसके कारण कोयले की खदानों से 1 किलोग्राम कोयला कहीं पहुंच नहीं रहा है। अगर कोयला नहीं पहुंचाएगा तो बिजली के कारखाने कहां चलेंगे? और बिजली के कारखाने नहीं चलेंगे तो कारखानों, उद्योगों में, खेती में, घर में, बच्चों की पढ़ाई में बिजली कहां से पहुंचेगी? ये मैं पूछना चाहता हूं। आज जो देश में बिजली का संकट है उसका मूल कारण आपकी फ्यूल पॉलिसी नहीं है, आपकी कोई नीति नहीं है, और उसी के कारण देश अंधेरे में डूबा है। और मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा देश की जनता को जवाब दो। आपकी सरकार सोलर एनर्जी की पॉलिसी लाई, गुजरात की सरकार भी सोलर एनर्जी की सबसे पहले पॉलिसी लाई। आपने हमसे ज्यादा लिबरल पॉलिसी लाए। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आने वालों को आपने रुपया कमाने वाली पॉलिसी लाए। हम जनता का भला पॉलिसी लाए। देश में जो सुई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां है वहां पैदा होती है, और आपके द्वारा सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन है। और मैं श्रीमान जगदीश जी को बधाई देता हूं। उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने कर्नाटक को दिल्ली की मेहरबानी पर जीने के लिए मजबूर होना न पड़े, इसके लिए प्रबंध शुरू किया। और जगदीश जी ने तय किया कि मैं कर्नाटक में सोलर एनर्जी का नेटवर्क खड़ा कर दूंगा।
मैं किसानों को सोलर पंप दूंगा, मैं किसानों को बिजली के भरोसे जीने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। और इसलिए मैं आज बेड़गांव की धरती से श्रीमान जगदीश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को इस देश का भला करने में इंटरेस्ट नहीं है। वो सरकार चलाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। भारत सरकार की सभी संवैधानिक संस्था का उपयोग अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र को समझिए दोस्तों, किस प्रकार से इन्होंने देश को भीतर से खोखला कर दिया है, किस प्रकार से उन्होंने देश को भीतर से तोड़ दिया है, जस्ट अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए, अपनी राजकीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने देश को तबाह कर दिया है। कोई संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है जिसने कांग्रेस ने उसका राजनीतिकरण न किया हो और उसका दुरुपयोग न किया हो। भाइयों बहनों, सीबीआई का डंडा सबको दिखा करके सरकार का समर्थन लिया जाता है, और अगर कोई सरकार का समर्थन वापस लेता है तो ये सरकार अपनी एफिशिएंसी कैसी दिखाती है। 12 घंटे के भीतर भीतर डीएमके ने जैसे ही यूपीए से समर्थन वापस लिया, जाकर के सीबीआई ने रेड कर दी चेन्नई के अंदर। ये सीधा साधा उदाहरण है आप किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से आप देश को तबाही की ओर ले जा रहे हो। और अगर ये भी लिख करके रखिए कांग्रेस के मित्रों, आपने जो गड्ढे खोदे हैं ना, उसी में आप ही को मरना है, लिख करके रखिए। अभी 2 दिन पहले पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने पकड़े गए। किस प्रकार से सीबीआई के साथ राजनीतिक खेल चल रहा था, सारी चीजें बाहर आ गई। जिस सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, वही सीबीआई जाकर के सरकार को अपना जांच रिपोर्ट दिखाती है, और सरकार की तरफ से कोर्ट में जाकर के कहा जाता है कि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। सीबीआई डर गई। सीबीआई ने कहा हमने तो सब दिखाया था, और हम नौबत आई है कौन इस्तीफा दें, कौन जाए, कब जाए, इसी का इंतजार हो रहा है। भाइयों बहनों, देश में जब कुछ नहीं चलता है तब कभी कभी सुप्रीम कोर्ट देश को बचाने के लिए काम करना पड़ रहा है। और ये दिल्ली की सरकार एक दुर्बल सरकार, आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों, क्या ऐसी सरकार के भरोसे आप सलामत हैं? मेरे बेड़गांव के भाइयों, ऐसी आवाज दो दिल्ली के कान फट जाए। क्या आप ऐसी दिल्ली की सरकार में देश सलामत है? आप सलामत हैं? कोई सरबजीत सलामत है? कोई केरल का मेरा मछुआरा सलामत है? कोई लद्दाख की मेरी भूमि सलामत है? कोई हिंदुस्तान का नागरिक दुनिया में सलामत है? क्यों चला रहे हो सरकार? डूब मरो, छोड़ दो। एक सरबजीत को नहीं बचा पाते। भाइयों बहनों, गंभीर सवाल है। सरबजीत पर हमला हुआ, उस घटना को आज 7-8 दिन हो गए। मैं दिल्ली की सल्तनत को पूछना चाहता हूं, क्या आपने सरबजीत पर पाकिस्तान के जो कार्रवाई की है, और मेरा साफ आरोप है पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर मेरा आरोप है कि आपने जो किया है वो पूरी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला है। आपने हत्या की है। इतना ही नहीं,
मेरा भारत सरकार पर भी गंभीर आरोप है। एक बार पता चला कि सरबजीत की जिंदगी खतरे में है, पहला काम यह होना चाहिए था कि पूरे विश्व भर में सभी देश के मानवतावादी शक्तियों को भारत सरकार के प्रतिनिधि ने मिलना चाहिए था। पूरे विश्व में एक जनमत खड़ा करना चाहिए था। पाकिस्तान पर दबाव पैदा करने का अवसर आया था। पाकिस्तान हत्यारा है, ये दुनिया के सामने हम प्रदर्शित कर सकते थे। आप सिर्फ सरबजीत के परिवार को पाकिस्तान पहुंचाने के बाद अपना काम पूरा हो गया, इसी एक ख्यालों में देश चला रहे हो। मैं प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? आपकी कांग्रेस पार्टी कैसी है? मैं तो हैरान हूं। मुझे केरल गवर्नमेंट के एक मंत्री सिर्फ मुझे मिलने आए थे 1 महीने पहले। अब वो गुजरात में स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा था, उसका अध्ययन करने आए थे। अब उस बेचारे की गलती ये हुई कि वो मुझे नमस्ते करने आ गए। एक राज्य का मंत्री हिंदुस्तान के दूसरे राज्य को मुख्यमंत्री को मिलने गया, नमस्ते नमस्ते हुई। आपको हैरानी होगी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस मंत्री का जवाब मांगा। वहां मोदी को मिलने गए थे, स्किल डेवलपमेंट सीखने गए थे, गुजरात का अध्ययन करने गए थे। आपको जवाब देना पड़ेगा। और वही कांग्रेस, उनका कोई मंत्री मोदी से मिले तो उसको तो जवाब तलब कर रही है। लेकिन वही कांग्रेस सरकार, पाकिस्तान जिसने हमारे 2 जवानों के सर काट दिए, हिंदुस्तान के 2 सिपाहियों को मार दिया, सर काट के उठा के ले गए, और उसके 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जयपुर के अंदर चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाता है। हिंदुस्तान के किसी चीफ मिनिस्टर को कोई कांग्रेस का सरकार का मंत्री मिले तो तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन देश के जवानों को मौत के घाट उतारने वाले पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन देने का पाप आप कर रहे हो और हमें समझा रहे हो। क्या भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस पार्टी को एक दिन देश में चलने नहीं दे रहा। और कर्नाटक की जनता से मैं आग्रह करने आया हूं, भाइयों बहनों, आप देखिए दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र की सरकार में दिल्ली उनकी, राज्य की सरकार उनकी, सुप्रीम कोर्ट वहां, हाई कोर्ट वहां, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां, सीबीआई वहां, एनफोर्समेंट डायरेक्टर वहां, ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको ताकत कहे वो सारी ताकतें दिल्ली में है और सारी ताकतें कांग्रेस के पास है। भाइयों बहनों, मुझे सच्चाई से जवाब दे रहा, इतना सारा तामझाम दिल्ली में इनका है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट इनकी दिल्ली में है, इतनी बड़ी ताकत इनके हाथों में है। आप मुझे जवाब दीजिए मेरे बेलगांव के भाइयों, क्या दिल्ली सलामत है? जोर से सुनाओ ताकि पता चले इनको। क्या दिल्ली सलामत है? क्या दिल्ली में माताएं बहनें सुरक्षित हैं? क्या दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त है? क्या दिल्ली का कारोबार गंदा नहीं है? अगर दिल्ली में इतनी पाप रहे तो ये पाप आपको कर्नाटक में लाना है क्या? ये दिल्ली का रोग कर्नाटक में घुसने देना है क्या? ये दिल्ली की बुराइयों को कर्नाटक में लाना है क्या? ये दिल्ली ने हिंदुस्तान की माता बहनों को के गर्व को लूट लिया है, उस दिल्ली को कर्नाटक में लाने देना है क्या? भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के लाओगे तो वही हाल होगा जो आज दिल्ली का और देश का उन्होंने करके रखा हुआ है। भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति कितनी ही राजी नाराजी क्यों न हो, कितना ही गुस्सा क्यों न हो, कितना ही परिवार में मतमुटाव क्यों न हो, घर के मुखिया के साथ कुछ अनबनी हो गई हो, लेकिन क्या कभी बच्चा, कभी कोई भाई, कभी परिवार की कोई बहन
परिवार की कोई मां चूंकि घर में किसी से नाराजी है तो कोई घर को आग लगाता है? जरा बताओ ना, लगाता है आग लगा देता है? आग लगा करके कोई नाराजी प्रकट करता है? बर्बादी करके कोई नाराजी प्रकट करता है? मेरे भाइयों बहनों, आप में किसी को भी कहीं राजी नाराजी हो हमारे प्रति, मेहरबानी करके कर्नाटक को बर्बाद मत होने देना। अगर हमसे राजी नाराजी हो तो हम आपको कहते हैं, हम आपकी नाराजी दूर करके हम ईमानदारी से रास्ता खोजेंगे ताकि आपको आनंद हो, आपको सुख हो, आपको समृद्धि मिले। भाइयों बहनों, हमारे में हिम्मत है, जनता जनार्दन के बीच जाकर के नम्रतापूर्वक सर झुका करके लोगों को कहने का संस्कार हमारे में है कि हमसे कुछ भी गलती हुई हो हम उसको ठीक करने के लिए तैयार है। कोई कांग्रेस का नेता इतना भी बोलने के लिए तैयार है भाई? एक भी नेता ने अपनी गलतियां स्वीकार की है? इतना देश को तबाह किया उन्होंने स्वीकार किया है? ऊपर से चोरी पर सिरजोरी, चोर कोतवाल को दंडे, ये क्या खेल चला है? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, कांग्रेस पार्टी में अहंकार 7वें आसमान पर है, और जब अहंकार 7वें आसमान पर होता है तब उनको जनता के दुख दर्द की पीड़ा परवाह नहीं होती है। वो जनता को तबाह करके, दबोच करके, दबा करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। और तब मैं कहने आया हूं भाइयों, आप कर्नाटक को बचाइए, ऐसे हाथों में कर्नाटक को मत जाने दीजिए भाइयों, कर्नाटक को तबाह मत होने दीजिए। और कर्नाटक को पिछले 40 साल में जो विकास नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में करके दिखाया है। रोड हो, रास्ते हो, आरोग्य हो। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेलगांव का तो बहुत सम्मान किया है, इसको भूलना मत। कांग्रेस के शासन में राज्य का केंद्र सिर्फ बेंगलोर हुआ करता था। ये जगदीश जी का शासन है कि उन्होंने बेलगांव को भी उसी दर्जा दिया और पूरी असेंबली बेलगांव में आकर के बैठे। बेलगांव को एक प्रतिष्ठा मिली है, हिंदुस्तान के नक्शे पर बेलगांव का एक स्थान बन गया है। भाइयों बहनों, इतना सारा करने के बाद कांग्रेस की तरफ देखने का पाप कर्नाटक की जनता नहीं करेगी, ये विश्वास मेरा कर्नाटक की जनता में है। देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा। दिल्ली सरकार को देश के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, कोई अगर हिंदुस्तान में कारखाना लगाना चाहता है, उद्योग धंधा लगाना चाहता है, पूंजी निवेश करना चाहता है और उसके कारण अगर रोजगार मिलने वाले हैं तो आपको जानकर के हैरानी होगी, जब गुजरात के अंदर गुजरात तेज गति से प्रगति करने लगा, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, कांग्रेस की सरकार भाजपा सरकारों को दुश्मन की तरह ट्रीट करती है, दुश्मन की तरह। पाकिस्तान के सामने तो उनकी चलती नहीं है, एक मालदीव उनको आंखें दिखाता है तो चुप रह जाते हैं। हमारे मछुआरों को इटली आकर के मार जाए, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाती है। लद्दाख के अंदर चीन आकर के अपना अड़ंगा जमा लें और ये बयान पर बयान देते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं भाजपा की सरकार है तो दिन रात उस पर टूट पड़ते हैं। मुझे याद है, हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, दुनिया भर के लोगों को बोला आइए उद्योग धंधा लगाइए, हमें हमारे नौजवानों को रोजगार देना है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, जो लोग हमारे आए उन सबको इनकम टैक्स का नोटिस भेजा। कोई अपने देश में ऐसा करता है भाई? अपने देश को बर्बाद करने का पाप कोई करता है? ये पाप ये लोग करते हैं मित्रों। ये इतना राजनीतिक असहिष्णुता लेकर के चलने वाले लोग हैं। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी ये कांग्रेस का स्वभाव हो गया है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों,
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के शासन में जो गड्ढे हुए थे, उन गड्ढों को पूरने के लिए भरपूर मेहनत की है। 5 साल हमारी सरकार ने कर्नाटक में कांग्रेस के पापों को धोने में खपाए हैं। 5 साल हमारी सरकार ने कर्नाटक में कांग्रेस की बुराइयों से मुक्ति दिलाने में मेहनत की है। अब कुछ सफाई हुई है। अब हमें अच्छा समृद्ध सुखी कर्नाटक बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए, इसलिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए और इसलिए मैं आज बेलगांव में आया हूं आप सब भाइयों बहनों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, नौजवानों को अपना भविष्य तय करना होगा। अगर आप अपना भविष्य बचाना चाहते हो तो इस देश को कांग्रेस से मुक्त करने का शपथ ले लीजिए। दोस्तों, आप लिख के रखिए मित्रों, जब तक कांग्रेस इस देश में है, यह देश कभी एक नहीं हो सकता। जब तक कांग्रेस इस देश में है, यह देश कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अगर देश को एक बनाना है तो कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। अगर देश को श्रेष्ठ बनाना है तो कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। भारत का भाग्य तभी बदलेगा जब ये कांग्रेस रूपी राहु केतु से हम मुक्ति मिलेगी, तब जाकर के मित्रों हो। और इस चुनाव में अवसर है ये कांग्रेस रूपी ग्रहण से कर्नाटक को बचाने का। 5 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके कर्नाटक में जो ग्रहों के बादल छाए हैं, उन ग्रहों के बादल छाए हैं उनको मुक्ति दिला करके फिर एक बार कमल को लेकर के कर्नाटक चल पड़े। और भाइयों बहनों, जहां कमल होता है ना, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। और मित्रों, लक्ष्मी के बिना विकास नहीं होता है। विकास के लिए लक्ष्मी की जरूरत होती है और कमल हो वहीं तो लक्ष्मी होती है। भाइयों बहनों, कर्नाटक की तिजोरी को हर पंजे से बचाना होगा। अगर कर्नाटक की तिजोरी को बचाना है तो पंजे से कर्नाटक को बचाना होगा। अगर ये आपने बचा लिया तो मित्रों विश्वास कीजिए, गुजरात से भी आगे निकलने की ताकत कर्नाटक में है। और मैं देख रहा हूं मित्रों, मुझे तो गुजरात को यहां पहुंचाने में 12-13 साल लग गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक का नेतृत्व में इतना ताकत है, इतना दम है कि 5 साल के भीतर भीतर वो कर्नाटक को गुजरात से भी आगे ले जाएंगे। ये मेरा भरोसा है दोस्तों। और तभी तो देश आगे बढ़ेगा। विकास की स्पर्धा होनी चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और मैडम सोनिया जी, आप बेलगांव आई, बड़ी भांति भांति के भाषण आपने झाड़ दिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, महंगाई ये मुद्दा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए माताएं बहनें भाइयों, बोलो, महंगाई ये मुद्दा है क्या? अगर महंगाई ये मुद्दा है तो मैडम सोनिया जी ने महंगाई पर कुछ बोलना चाहिए क्या था? नहीं बोलना चाहिए था? वो एक शब्द महंगाई के लिए बोली क्या? क्यों? अरे मैडम सोनिया जी, आपने देश को वादा किया था, अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी तो आप 100 दिन के अंदर महंगाई दूर करोगे। देश आपसे जवाब मांग रहा है, देश आपसे हिसाब मांग रहा है। अरे हमें कोई तुम्हें आरटीआई में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एक खुली किताब जैसा हालत है कि आपने महंगाई बढ़ाई है, आपने महंगाई कम नहीं की है। आज हिंदुस्तान आपसे जवाब मांग रहा है कि महंगाई का क्या करोगे? जवाब नहीं है इनके पास। भाइयों बहनों, आप जरा जोर से मुझे जवाब दीजिए, क्या मैडम सोनिया जी ने गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इसकी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी?
क्या मैडम सोनिया जी ने महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाए, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी कि नहीं? गरीब दुखी है, इसके लिए उन्होंने लोगों के सामने सर झुकाना चाहिए था कि नहीं? कुछ नहीं। अरे मैडम सोनिया जी, आप तो एक मां है, मां। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बेटा रात रात रोता है, मां आंसू बहाती है, लेकिन आपकी आंख में से आंसू टपकता नहीं है। मैडम सोनिया जी, कम से कम 2 शब्द तो बोल देती बेड़गांव में आकर के कि महंगाई कम नहीं कर पाए, इसकी हमें पीड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपका अहंकार इतना है, कांग्रेस का अहंकार इतना है कि लोगों की पीड़ा के साथ वो खिलवाड़ करते समय भी संकोच नहीं करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों मैं कहने आया, यह अहंकार 7वां आसमान पर जिनका पहुंचा है, इस कांग्रेस से मुक्ति पाइए। मित्रों, गुजरात आज प्रगति की राह पर सारे देश ने दुनिया में चर्चा है। लोगों को लगता है कि मोदी ने सब किया है, कोई कहता है भाजपा की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ा काम जो किया है ना, वो गुजरात की जनता ने किया। आज देश में गुजरात की वाहवाही हो रही है, प्रगति की नई ऊंचाइयों को गुजरात छू रहा है। उसका यश गुजरात के 6 करोड़ भाइयों बहनों को जाता है। क्यों? उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम ये किया कि पिछले 20 साल से गुजरात से कांग्रेस की छुट्टी कर दी। आज गुजरात को वहां की जनता ने कांग्रेस से मुक्त कर दिया है। और जैसा ही कांग्रेस से गुजरात मुक्त हुआ, विकास के राह पर चल पड़ा। आपको भी विकास के रास्ते पर चलना है, नौजवानों को रोजगार दिलाना है, माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है, प्रगति की नई आयाम को सर करना है, तो उसकी पहली शर्त है कांग्रेस से कर्नाटक को मुक्त कर दो, कांग्रेस से कर्नाटक को बचाओ और कमल को लेकर के चल पड़ो। फिर एक बार मैं बेलगांव की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतने कड़े धूप में दूर दूर इतनी संख्या में लोग खड़े हैं। मैं बेलगांव के भाइयों बहनों विशेष रूप से आज आपको सलाम करता हूं, आपके इस प्रेम के लिए सलाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके लगाव के लिए सलाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं बोलते दोस्तों, भारत माता की। शाबाश, भारत माता की, भारत माता की। ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ last time by